रेलवे एनटीपीसी आपका जो टेक्स्ट बुक पर लाइव टेस्ट सीरीज था वो आप भी दिए होंगे उस लाइव टेस्ट का, और कितने मार्क्स आपके बने हैं उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्न का लेवल कैसा था उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगला जो एग्ज़ाम होंगे जो आपका है, इधर आपका एएलपी का सीबीटी 1 हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, और अगला जो आपका एग्ज़ाम होंगे वो एएलपी का सीबीटी 2 और एनटीपीसी और जो ग्रुप डी का भर्ती निकलेंगे उसका एग्ज़ाम होंगे। बस यही आपका बचा हुआ। अगर हमें फ़ोटो लगाएं, इस पर चर्चा करते हैं। एक फ़ोटो मैंने स्क्रीन पर लगाया है थंबनेल पर काट करके कि इसका लगाने का मतलब क्या। तो वहाँ पर एक मैथ जो बताया जा रहा था कि मैथ कौन सा गलत है, रीजनिंग कौन सा प्रश्न गलत है, उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। तो वहाँ पर मैथ गलत बताया जा रहा था और वो प्रश्न मेरे पास में भी आया है। वहाँ पर रेलवे ने आंसर सही दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। एक चक्रवृद्धि ब्याज से है, तो ये मैम ने मतलब वहाँ पर गलती बता दी है कि इसका आंसर इतना वर्ष होंगे, जो कि रेलवे सही आंसर दिया। लेकिन होती है गलतियाँ, सबसे होती है। मैं नहीं कर रहा हूँ मैडम जो गलती की है इस प्रश्न को, नहीं ऐसा नहीं, गलतियाँ सबसे होती है। तो चलिए अब इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम टेक्नीशियन एनटीपीसी पर बात करें तो एनटीपीसी में जो मार्क्स अभी आए हैं मेरा, उसमें 90 को अटेम्प्ट किया गया है, 77 सही है, 13 गलतियाँ हैं, कट छट के 72.71 कुछ करके मार्क्स आए हैं। आपकी कितने मार्क्स आए हैं वो बताइएगा कमेंट करके। बाकी प्रश्न का लेवल चाहे वो मैथ हो रीजनिंग को बहुत ही अच्छा था। मेरा भी इसमें 2 मैथ है, एक रीजनिंग नहीं बना है। उसके बाद में जीके का भी अच्छी लेवल था, इसमें बहुत ही अच्छा लेवल था। अगर हम इसमें बात करें एक एवरेज, तो जिसका भी 65+ मार्क्स आ रहे हैं इसमें लाइव टेस्ट में, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, आपका पीटी होने की चांस होंगे। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं जरा इस पर कि एनटीपीसी के अगर जो प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे तो उसका थोड़ा सा आपका माइंड भटक गए होंगे अभी। क्यों? क्योंकि एएलपी का एग्ज़ाम देखें, एनटीपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम देखें, तो आपको मैथ और रीजनिंग जो देखने के लिए मिला ना, बहुत ही लो मिला, मतलब लो, बिल्कुल लो है। तो ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी में ऐसा रहेगा, ये भ्रम में मत रहिएगा, या जो आगे ग्रुप डी आएंगे ऐसा नहीं रहेगा मैथ रीजनिंग। इससे लेवल बहुत ही हाई रहेगा आपको, और ख़ास करके एनटीपीसी के मेंस में आपको हाई रहेंगे। आप एक महीने मैं आपको बुक बता रहा हूँ, देखिएगा जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो बिल्कुल सही बताता हूँ। ये जो मैथ का आपका बुक है, इसमें देखिएगा मैं हमेशा जो चीज़ें बताते रहता हूँ ना, उस पर आप अमन करिएगा, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ मैं पहले प्रयोग करता हूँ और उसके हिसाब से बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बक देता हूँ। इसमें देखिए लिखा हुआ रेलवे गणित, और ये टीसीएस के पैटर्न पर है, प्लेटफॉर्म का ये बुक है, प्रीवियस ईयर का, जो पिछले बार 2022 तक एग्जाम हुआ, 2024 का इसमें नहीं है। इसी बेसिस पर 2024 में भी निकलेगा रेलवे का। इसमें मैथ में देखिएगा एएलपी का भी है, टेक्नीशियन का, आरपीएफ, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी का, और इसमें पीटी वाले भी और मेंस वाले भी है 2018 से 2022 का। आप इसमें एनटीपीसी का मेंस का जाकर के पेपर देखिएगा, जो इसका मैथ में पूछा गया, किस लेवल का पूछा गया, तो आपको पता चलेगा कि मैथ का लेवल क्या था। पिछली बार 2022 में जब एग्ज़ाम मेंस का हुआ था, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा भी मैथ पूछा जाता। जो पुराने होंगे उनको पता होंगे, जो नए होंगे उनको जानकारी नहीं होंगे। तो ये सिर्फ इसमें गणित का है, मैथ का है टोटल, इसमें जितने भी सारे पूछे गए हैं। इसी तरह से रीजनिंग का भी निकलता। तो कोई पूछते रहते हैं कि सर मतलब कि कहाँ से मैथ कैसे प्रैक्टिस करें, तो आप देखिए इसमें जिसका मैथ का प्रॉब्लम है, तो हम तो आपको कहते हैं अगर रेलवे का मैथ आप बना रहे हैं तो सभी जगह का आपका क्लियर हो गया, तो आप रेलवे का पूरा इसका प्रीवियस ईयर खरीद सकते हैं। मतलब इसमें सिर्फ मैथ ही मैथ है आपको, तो इस तरह से खरीदिए। और मैं इसलिए इसका प्लेटफॉर्म का बताता हूँ क्योंकि इसका सोल्यूशन भी अच्छा रहता और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स रहता है। क्योंकि कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो एएलपी में, जो आपका एनटीपीसी में पूछा गया है प्रश्न मेंस में, उसको हटा देते हैं, उसके जगह पर दूसरा डाल देता। या कोई टेस्ट सीरीज लाया है कि प्रीवियस ईयर का, तो वहाँ से वो प्रश्न को हटा करके दूसरा डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं है, और इसमें प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं रहता। इस बुक में जो भी प्रीवियस ईयर का इसमें प्लेटफॉर्म का निकलेगा एग्जाम का, वो हूबहू रहता है उसमें, वो बिल्कुल हटाता नहीं है, एक भी प्रश्न को नहीं हटाता। इसलिए मैं इसका सजेशन हमेशा करते रहता हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर का देखना है, ऑफलाइन बुक देखना है, तो आप प्लेटफॉर्म का ज़रूर देखिएगा। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें अगर हम जो भी एग्जाम होने वाले हैं सारे चीज़ पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर, इस प्रश्न को भी हमको बताना है जो मैडम ने बताई है। सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि अभी जो आपका पीटी होगा किसका, एनटीपीसी का, और जो आपका मेंस होगा, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। पीटी में भी आपका यहाँ पर 90 मिनट का समय है, यहाँ भी आपको कितना है 90 मिनट का समय है, समय दोनों जगह सेम है।
अब बात रह गई यहाँ पर कि यहाँ भी मैथ की जो संख्या है 30 है, रीजनिंग की संख्या इसमें 30 है, इसमें आपका जीके है और करंट जो अफेयर्स है वो आपका मिला करके कितने हैं 40 है। उसके बाद में यहाँ साइंस का कुछ भी रोल नहीं है, न इसमें रोल है पीटी में, न मेंस में। एनटीपीसी में साइंस लगभग 2-3 पूछ दिया तो वो बड़ी बात है, लेकिन इसमें साइंस आपसे नहीं पूछा जाता। यहाँ मैथ की संख्या 35 हो जाते हैं, रीजनिंग की संख्या 35 हो जाते हैं और जीके और करंट अफेयर्स की संख्या कितना हो जाते हैं यहाँ पर 50 हो जाते हैं। थोड़ा सा हम आपको माइंड एक मतलब कि करना चाहते हैं कि आप इतना माइंड लेकर के चलिए नंबर, ताकि बाद में पछताना ना पड़े जो इसका प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि इसमें अगर सीट की देखा जाए तो अभी ग्रेजुएशन वाला इंटर मिला करके सब मिला करके 11,000 लगभग सीट है और पिछली बार कितना था 35,000 सीट था। बताइए कितना गुना ज़्यादा, मतलब 3 गुना से भी ज़्यादा सीट था कहाँ पर पिछली बार में। इस बार तो 11,000 ही सा मिला करके है आपका इंटर और ग्रेजुएशन का, तो कट ऑफ आपको बहुत ही हाई जाएगा। और इसमें अगर पीटी की बात करें तो जो समय उसका मेंस का कट ऑफ गया था उस समय अगर 70% कट ऑफ गया था, तो अगर 70 प्लस आप मार्क्स लाइएगा इसमें तब जा कर के पीटी होने का उम्मीद रहेगा। और इसमें मेंस में बात करें तो जितना भी इसमें प्रश्न है 120 प्रश्न है, मतलब 120 प्रश्न का 80% निकालेंगे तो 96 नंबर, मतलब अगर आप 90 प्लस इसमें मार्क्स लाइएगा तब जा कर के आपका मेरिट बनने की चांस रहेगी। और 90 लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका मैथ का लेवल बहुत ही हाई, बहुत ही लंबा पूछा जाता है, रीजनिंग का लेवल बहुत ही लंबा पूछा जाता है और इसमें साइंस है ही नहीं। तो जिसका भी जीके मजबूत है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो बिल्कुल इस पर ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि जिसका अगर वो मजबूत नहीं है तो पढ़ करके आप मजबूत कर सकते हैं। टाइम अभी 3-4 महीना है, लेकिन इसमें साइंस नहीं पूछा जाता और कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाली है इस बार। तो आप इस चीज़ को ले करके चलें। मैं इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि अभी जो फिलहाल में एग्जाम हो रहा है एएलपी और टेक्नीशियन, उसमें मैथ रीजनिंग है जो बहुत ही लो पूछा जा रहा है। तो इसके चक्कर में मत रहिएगा कि इतना लो आपको एनटीपीसी में पूछेगा, इसलिए मैं यहाँ पर चर्चा कर दिया हूँ, क्योंकि उसका लेवल बहुत ही हाई रहेगा, खास करके मेंस का। पीटी का तो नॉर्मल रहेगा, पीटी का जो आपको रहेगा वो नॉर्मल प्रश्न रहेंगे, जिस हिसाब से आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में मैथ आ रहा है उसी तरह से इसमें भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ पर बहुत ही हाई रहेगा, थोड़ा बहुत ही ना, बहुत ही हाई रहेगा मैथ रीजनिंग, मैं खास करके आपको बता रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम चर्चा करें, ये थोड़ा सा चर्चा कर दें कि जानकारी हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी मैथ रीजनिंग का होड़ चल रहा है, बहुत ही लो पूछा जा रहा। अगर हम आगे बात करें तो आगे जो है, आगे जो आपका प्रश्न जो मैडम ने बता रही थी उस पर हम बता देते हैं। ये प्रश्न मेरे पास भी व्हाट्सएप पर आया है, उसको मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। कह यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं का दुगनी हो जाती है, मतलब 10 वर्षों में क्या है कि कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज है जो 1 से कितना हो जाता है 2 हो जाता है, कितने वर्षों में, ये 10 वर्षों में हो जाती है। ठीक है, अब बताइए 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है तो ये आपका क्या है, मूलधन है, और ये आपका क्या है, मिश्रधन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसी दर पर जो आपका दर पहले था, तो समान ब्याज दर पर कितने वर्ष में ये क्या हो जाएंगी, 16 गुनी हो जाएगी। जो यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, इस लैंग्वेज को ज़रा समझिएगा, ये लैंग्वेज छोड़ दिए हैं कितना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह धनराशि कितने और वर्षों में, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने और वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ये और को लैंग्वेज को छोड़ दिया है और उस पर आंसर आप लोग बना रहे होंगे तो गलत आ रहे होंगे। यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 के पावर कितना आ रहे हैं, यहाँ पर 4 आ रहे हैं तो 16 हो जाएंगे, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 होगा। और इसका नियम कहता है कि जितना टाइम पहले था और जितना इसका पावर हो रहा है उसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा, 40 वर्ष। अगर आंसर 40 वर्ष ये सही होता, कब, जब यहाँ पर और नहीं लिखा हुआ रहता, ये और नहीं रहता, तब आंसर 40 वर्ष होता। आपसे पूछा जा रहा है कितनी और वर्षों में ये आपका 16 गुना होगा, तो 10 वर्ष पहले है, 40 वर्ष आपका आ रहा, तो कितने और वर्ष लगे, तो 30 वर्ष इसका क्या होंगे, सही आंसर होंगे। तो जिसका भी ये अगला शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा तो इसका आंसर 30 सही है और रेलवे ने इसका सही आंसर दिया है। तो मैम को बताने में गलत हो गई या लैंग्वेज में पढ़ने में गलत हो गया होगा, गलतियां सबसे होती है। तो वहाँ पर और नहीं पढ़ा होगा कोई एग्ज़ाम देते समय में या बताते समय में, तो गलतियां हो सकती है, इसलिए मैं आपको वहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसका आंसर बिल्कुल सही रेलवे दिया है, इस पर ऑब्जेक्शन नहीं करना है, 30 वर्ष इसका आंसर सही होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेरा जो शिफ्ट में 2 प्रश्न मुश्किल था, बस उसी को बता रहा हूँ, उसमें 2 प्रश्न मुश्किल था। आइए 2 प्रश्न कौन है उस पर हम चर्चा कर देते हैं। मेरा शिफ्ट में 27 तारीख जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
कितना है 48 नंबर। हाँ, आइए इस पर एक आयत के विकर्ण की भुजा मानते हुए उस पर बने वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 108.1/3% अधिक है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा, कह रहा कि एक आयत है और इस आयत के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया जाए। इस आयत के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया। इस आयत के विकर्ण पर एक वर्ग बनाया गया। इस आयत के विकर्ण पर क्या बनाया गया? एक वर्ग बनाया गया। ये आपका वर्ग है और एक आपका क्या है? ये आयत है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, किसका? वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से 108.1/3% अधिक है। तो 108.1/3% को कितना लिखेंगे? तो ये हो जाएगा 325। इसको गुना करेंगे तो 324 और एक 325/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो कितना? 100 आएगा। अगर इसको हम काटते हैं 25 से तो 25 चौके 100 और 25 से कम 25 और 25 दिया कितना? 75। मतलब 13 बटा कितना आएगा? 12 आएगा। 13/12। इसका मतलब हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होंगे? 13। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होंगे? 13 और यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल कितना होंगे? 12। ये कहना चाह रहा था यहाँ पर। उसके बाद में करा, यदि आयत का परिमाप 28 इकाई है तो आयत की भुजाओं के बीच का अंतर कितना है? अब यहाँ पर दिया हुआ कि आयत का परिमाप, तो परिमाप 2 × L + B होते हैं और इसका कितना? 28 है। तो यहाँ से काटेंगे तो 14 दूना कितना होगा? 28। मतलब L + B का मान कितना हुआ? 14 हुआ। अब यहाँ से कोई अगर डिटेल करना चाहेगा कि हम डिटेल से बनाएंगे कि इसका लंबाई इसका चौड़ाई मान करके और पूरा डिटेल से बनाइएगा तो आपका आंसर आने में बहुत काफ़ी टाइम लगेगा। इसका आपको ऑप्शन से लेना है। ऑप्शन नंबर ए में 8 है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 2 है, ऑप्शन नंबर सी में 4 है और ऑप्शन नंबर डी में कितना है? 6 है। ऑप्शन से इसका बहुत ही तुरंत बन जाएंगे, मतलब जल्दीबाजी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए कि अगर हम L + B 14 दिया हुआ, अगर हम इसको तोड़ते हैं कि लंबाई का मान 8 मानते हैं और चौड़ाई का मान 6 मानते हैं तो 8 और 6 14 हो रहा है ना। और इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो बताइए, ये 8 होगा लंबाई, 6 होगा यहाँ पर, तो इसका विकर्ण कितना होगा? 10 होगा। इसका मतलब हो गया कि भुजा का जो हमको वर्ग का भुजा है वो 10 है, तो 10 दहा के कितना हो गया? 100। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल 100 आ रहा है। अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 8 × 6 = 48 आ रहा है। अब बताइए इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा? 4 से 12 बार में और 4 से 25 बार में। अच्छा ये बताइए, ये 12 है और ये 13 है, 25 है, कितना अधिक है? 13 अधिक है कि नहीं है? और देखिए यहाँ 13 वर्ग कह रहा था कि अधिक होना चाहिए तो आ रहा है। इसका मतलब 8 और 6 बिल्कुल सही है। लंबाई 8 है, इसका चौड़ाई 6 है और अगर हम अंतर पूछा है तो अंतर कितना होंगे? 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। तो इस तरह से बनाइएगा तो जल्दीबाजी बनेंगे। और अगर इस तरह से नहीं सोच पाइएगा तो फिर आपका टाइम बहुत लगेगा, अगर आप डिटेल से बनाइएगा तो। और मैंने बोला है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम होते हैं तो 80% आपका जो बनता है वो आपका ट्रिक से, उसके बाद में 10% जो बनते हैं वो आपका मेथड से, बाकी 10% जो बनते हैं बाई ऑप्शन से। अगर ये तीनों लगाइएगा तब जाकर के पूरी मैथ आप बना सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। और मेरा ये टेक्नीशियन थ्री में टोटल मैथ सही था सब सारा, बस आपका रीजनिंग मेरा एक गलत हो गया कथन कारण वाले। तो इसका आंसर ही होंगे। और मैंने जो भी चैनल में लिखा है कि मैथ बनाने के 3 विधि अगर सब कोई जानते हैं तभी आप पूरा आंसर कर पाइएगा। आइए अगला प्रश्न भी लेते हैं। अब इसी को कोई डिटेल से बनाना चालू करेगा फार्मूले लगा करके वर्ग का ही सब, तो फिर वहाँ पर बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। आइए अगला जो है आपका एक और मैथ के मेरा में मुश्किल था थोड़ा सा, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है वो, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किल है वो। 65 नंबर शायद था, हाँ 65 नंबर एज का प्रश्न है। एक शिक्षक की वर्तमान आयु उसके 2 छात्रों की वर्तमान की आयु का योग 1.1/2 है। मतलब एक आपका टीचर है और उसके बाद में 2 आपका छात्र है, 2 स्टूडेंट है। इसका जो आपको कह रहा है कि वर्तमान आयु का जो योग है 1.1/2, मतलब कि 2 1 3/2, मतलब इसका 2 है और टीचर का कितना 3 है। ये आपका कहाँ है? वर्तमान आ है। चलिए उसके बाद में क्या बोला? 6 वर्ष बाद उसकी आयु, यहाँ पर 6 वर्ष कितना बाद करा कि 6 वर्ष बाद जो है उसकी आयु
से दोनों छात्रों की आयु का योग का अनुपात 6:5 होगा। मतलब टीचर की जो आयु होंगे और दो छात्र होंगे उसकी आयु का जो अनुपात होंगे वो कितना होंगे, 6:5 होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा शिक्षक की वर्तमान आयु कितना है, इसमें भी ऑप्शन कितना है तो 45 वर्ष, बी में कितना 42 वर्ष, सी में कितना 36 वर्ष, डी में कितना 50 वर्ष। अगर इसमें भी अगर आप ऑप्शन नहीं लगाते हैं और अगर आप इसको डिटेल से बनाना चाहिएगा तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, बहुत ही लंबा जाएगा। तो हम इसमें क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि इसका ऑप्शन बी सही है, कितना है 42 वर्ष, और ज़्यादा चेक करने में टाइम नहीं लगता, आप चेक करिएगा। तो मान लेते हैं कि आपसे शिक्षक का पूछा और शिक्षक की आयु मान लेते हैं कि 42 वर्ष सही है। तो बताइए शिक्षक वर्तमान में कितना है, 3 है। तो बताइए 42 यहाँ पर वर्तमान में करा तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। 14 तिया 42 14 गुना है। तो बताइए अगर हम छात्र को निकालेंगे 14 गुना करके तो कितना आएगा, 28 वर्ष आएगा। मतलब दो छात्र की आयु वर्तमान में कितना होगा, 28 होगा। अब यहाँ से अनुपात 6 वर्ष बाद कहा कि 6:5 होगा। हम लोग भी निकालते हैं, वर्तमान में 28 है, वर्तमान में 42 है, तो शिक्षक की 6 वर्ष बाद 48 होगा। दो छात्र के बताइए 6 वर्ष बाद होगा, तो इसमें दो छात्र है तो 6 दोनों में बढ़ेगा, तो 28 और 12 जोड़िएगा तो कितना होगा, 40 होगा। अब इसको काटिए तो 8 × 5 = 40 और 8 × 6 = 48, 6:5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही है, बी सही है, यानी 42 वर्ष सही है। नहीं तो अगर आप डिटेल से बनाइएगा एक्स मान करके तो और वाई मान करके तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएंगे और आपको मतलब कि सोल्यूशन लंबा चल जाएगा। तो बताइए इसी शिफ्ट में, मेरा शिफ्ट में 2 प्रश्न जो पूछा गया बाई ऑप्शन से बना कितना जल्दी। और अगर आप ऐसा नहीं लगाते हैं, भले टीचर हम ऐसा नहीं, इसका डिटेल से भी बना सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो वो कब बताया जाता है, जब आप कहीं भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि इस मैथ को अगर आपको वहाँ पर परीक्षा में पूछा जाएगा तो किस तरह से हैंडल करना। ऐसा नहीं है कि आप पूरा मेथड से बनाना चालू करें, आपको आंसर टिक करना जितना जल्दी हो सके। तो ये 2 प्रश्न मुश्किल था, बाकी बिल्कुल ही आसान प्रश्न था सभी मैथ का। मेरे भी शिफ्ट में ये 2 प्रश्न सिर्फ मुश्किल थे। तो चलिए बाकी अपना तैयारी करते रहिए, कहीं से भी कर रहे हैं तैयारी, आप जिस चीज़ का लक्ष्य रखे हैं बिल्कुल उसके हिसाब से मेहनत करते चलिए और आपका सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। टेंशन नहीं लेना, बस लगे हुए रहना। और आपको जो रूटीन बनाए हैं कि मेरा इस दिन इतना पढ़ना है इस एक दिन में, उस चीज़ों को फॉलो ज़रूर करना है। मान लीजिए कि टाइम बनाया और टाइम फ्लॉप कर गया, लेकिन टाइम फ्लॉप कर गया तो रात में उसको देख लेना, दिन में अगर नहीं हो पाया तो इस तरह से आपको मेंटेनेंस रखना। नहीं तो अगर कहीं भी अगर टाइम बनाएं और अब 10 दिन तक गायब हैं तो ऐसा फिर नहीं करना है। आप लगातार मेहनत करते जाइए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका ज़रूर होंगे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।